नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। आज हम बात करेंगे संविधान दिवस की, क्योंकि आज देश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि 26 नवंबर 1949 को का दिन भारतीय संविधान को अपनाने का दिन है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, ताकि संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। संसद भवन परिसर स्थित संविधान भवन के केंद्रीय कक्ष में आज संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने संविधान को लेकर महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को पत्र लिखा है और संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का संकल्प लेने का आह्वान किया है। संविधान दिवस पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। सुजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पूर्व ओएसडी प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी जी से। कन्हैया जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देशरतन निगम जी। देशरतन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत सुजीत कुमार जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा संविधान दिवस का है और संसद के केंद्रीय कक्ष में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का क्या संदेश है? राष्ट्रपति जी ने जो संदेश दिया देश को संविधान दिवस के मौके पर, उसके क्या मायने हैं? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं सारे देशवासियों को आज संविधान दिवस का बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज संविधान सभा कक्ष में राष्ट्रपति जी ने देश के लिए एक संदेश जो दिया कि संविधान हमारा गौरव है, हमारा गर्व है, और संविधान से ही हम लोग प्रेरणा लेते हैं हमारी आर्थिक सामाजिक जो विकास या समानता के लिए। और विकसित भारत का भी बात उन्होंने कहा महामहिम राष्ट्रपति जी ने कि विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए संविधान हमारा मार्गदर्शक है। और उन्होंने हमारे जो संविधान सभा में जो महान जो थे, हम उस समय के हमारे जो महान देश के जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनको याद किया। उनमें 12 महिला सदस्य भी थी। उनको हम लोग बहुत कम याद करते हैं, लेकिन उनको भी याद करने की बहुत ज़रूरत है। और ये देश की आर्थिक, देश की सामाजिक, देश की राजनीतिक और हर क्षेत्र में आज देश जो विकास की रास्ते में जा रहा है। उन्होंने खासकर जिक्र किया 25 करोड़ से ज़्यादा देशवासी आज गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। आज देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पे है, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जब हम लोग को आज़ादी मिली थी, हमारी साक्षरता 14% थी। हमारे 90% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, जो आज 10% से कम हो चुका है। आज लगभग 80% हमारी जो लिटरेसी रेट है। तो इन सब का जिक्र किया महामहिम राष्ट्रपति जी ने। और बहुत ही गर्व महसूस होता है जब हम लोग ये तरक्की कर रहे हैं। पिछले 10 साल में जो तरक्की हुआ है देश का, ये सबको भी उन्होंने आज याद दिलाया। और सारे देशवासी कैसे एकजुट होकर हम लोग देश को आगे लेके जाएंगे, और देश एक था, एक रहेगा हमेशा, ये बात भी उन्होंने किया। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बात किया 370 हटने के बाद कश्मीर में जो विकास का धारा आया है, वो उसका भी जिक्र किया। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा, 9 क्षेत्रीय भाषाओं में आज संविधान का उन्मोचन हुआ जी। उनमें बोडो और कश्मीरी में पहली बार 2 भाषाएं, बोडो और कश्मीरी, उनमें पहली बार संविधान वो भाषा में वो ट्रांसलेट हुआ है। और जो संविधान में हमारा जो महान जो पेंटर थे नंदलाल बोस, उनकी जो कैलीग्राफी, उनकी जो पेंटिंग थी, उनका भी एक संकलन आज उन्मोचन राष्ट्रपति जी ने किया। जी बिल्कुल सुजीत कुमार जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने समानता, लोकतंत्र, न्याय पर केंद्रित हमारा जो भारत का संविधान है, उसने किस तरह से भारत के विकास में हमारी संसदीय यात्रा जो है उसको मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसका भी उल्लेख किया। लेकिन देशरतन निगम जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आज का मौका हमें संविधान के जो मूल्य हैं उनको याद दिलाता है,
उन पर चलने की प्रेरणा देता है, और राष्ट्रपति जी ने भी इस चीज़ की प्रेरणा आज देश को दी। आप कैसे देखते हैं जो कार्यक्रम केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया संविधान दिवस के मौके पर, उसका क्या संदेश है? देखिए, संदेश बहुत साफ सुथरा और निष्पक्ष है। अगर आप देखें तो पूरे संदेश में कर्तव्य और अधिकार का एक समन्वय नज़र आता है। पहले किसी समय होता था लोग सिर्फ अधिकारों की बात करते थे, अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों या राष्ट्रपति हों, सबने कर्तव्यों पर ध्यान दिलाया। और हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो हम बात करते हैं, वो बड़ा साफ है। वो दिन भी आएगा जब ये जो हमारे कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इनको कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल भी किया जाएगा, क्योंकि हम उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं। महाभारत में एक जगह लिखा हुआ है कि आपके कर्तव्य ही आपके अधिकार है। ये बहुत बड़ी बात है। उसमें ये हो जाता है, मेरा कर्तव्य दूसरे का अधिकार बन जाता है जी। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि राइट टू लाइफ है, उसमें कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए। अगर इसको फंडामेंटल ड्यूटी और कर्तव्य में बदल दिया जाए आम नागरिकों के लिए, तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। मेरा कर्तव्य उसका अधिकार बन जाएगा, उसका कर्तव्य मेरा अधिकार बन जाएगा। तो इसलिए वो अधिकार, जो व्यक्ति भूखा मर रहा है, वो अपने अधिकार के लिए कोर्ट तक जाएगा कैसे? लेकिन अगर पास पड़ोस के लोग हैं, अगर उनका कर्तव्य बन जाता है कि ये देखें कि कोई भूखा ना मरे, तो आप देखेंगे कर्तव्य और अधिकारों के बीच में एक बहुत बढ़िया समन्वय आएगा। यही निष्कर्ष आज के पूरे जो संदेश तीनों महानुभाव ने दिए हैं, वो साफ नज़र आता है। भारत एक विकसित राष्ट्र बने, विश्वगुरु बने, उसकी तरफ सबने इशारा किया और सब लोग उसमें लगे हुए हैं। और दूसरा, राष्ट्रपति जी ने सबका, सारे सांसदों का धन्यवाद किया संविधान के स्तर पर खरा उतरने के लिए। ये बड़ी निष्पक्ष है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो। एक राजनीति के ऊपर की बात है और सभी सांसद इस बात को समझते भी हैं और अपनी तरफ से पूरा कार्य करें। देखिए, दलगत राजनीति अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है, और संविधान एक इवोल्यूशनरी डॉक्यूमेंट है, जीवित डॉक्यूमेंट है आपका। और हर दिन देखिए, जिन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिया वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो आज की जनता है, हमारा संविधान सुप्रीम है, लेकिन वही संविधान भारत की जनता को सुप्रीम बनाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हर दिन ज़रूरत के हिसाब से बदलता जाएगा। इतना लचीलापन भी है, लेकिन इसमें कठोरता भी है। ये कुछ चीज़ों को आप बदल नहीं सकते। जाहिर तौर पर हमारी जो संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा है, उसमें जो विकास के पड़ाव है, विकास की जो उपलब्धियां हैं, उसका उल्लेख सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। प्रोफेसर कन्हैया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने देश ने कैसे संवैधानिक राह पर चलते हुए उपलब्धियों को हासिल किया है। बात चाहे जीएसटी की जाए या बात 370 को लेकर की जाए कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, देश की एकता अखंडता की जाए, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मनोज जी, बहुत ही खूबसूरत हमारा संविधान है, और इस संविधान की बहुत ख़ास बात ये है कि ये पूरे एक समावेशी संस्कृति इसमें समाविष्ट है, और समावेशी संस्कृति में सबके अधिकार सुरक्षित होते हैं। चाहे जीएसटी का मैटर हो, चाहे दूसरे जितने भी हमारी सरकार ने अभी स्वच्छता को लेकर के किया, तो इन सारे चीज़ों के पीछे मनुष्य की गरिमा की बात की गई है। और हमारा संविधान मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की पूरी तरीके से उसी का उद्घोष है। और मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रपति जी ने चाहे अपने संबोधन में जितनी बातें की, उसमें वो बार बार यही सबको याद दिला रही थी, सभी सांसदों को याद दिला रही थी कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो उसको बचा करके रखना है, और सभी सांसदों का दायित्व है, उनका कुछ कर्तव्य है, उसको निभाना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति जी ने भी बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने पूरे भारत के जो डेवलपमेंट मॉडल है उसको लेकर के बहुत गंभीर चर्चा की जी। और मेरा ये मानना है कि अगर हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या उपराष्ट्रपति जी हैं या भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इन लोगों के जो उद्गार हैं वो यूं ही नहीं है, वो पूरे भारत के जो संविधान है उसको आत्मसात उन्होंने लगभग किया है। और हम देखेंगे कि पिछले 10-11 सालों में जिस तरीके से पूरे भारत की तस्वीर बदली है जी, वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि भारत बहुत ही विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुंच रहा है। और बार बार हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी हैं या राष्ट्रपति जी, उन लोगों ने इस तरफ इशारा भी किया
कि सबकी गरिमा की सुरक्षा भी हो और हम किस तरीके से आगे डेवलपमेंट मॉडल को ले जा सकते हैं। खासकर राष्ट्रपति जी की मैं बात करूं तो उन्होंने मातृशक्ति की बात की जी। मातृशक्ति, और उन्होंने अभी हमारे राज्यसभा मेंबर सर ने कहा कि पूरे तरीके से हमारी जो मातृशक्ति है वो संविधान के निर्माण में भी थी, और इसका जिक्र महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। और मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं को बार बार याद किया जाना चाहिए जिन्होंने इस पर काम किया है। जी। पंचायती राज के बारे में उन्होंने जिक्र किया पूरे संबोधन में। आप उसको अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमारी पंचायती राज व्यवस्था आज सुदृढ़ हुई है, वह निश्चित रूप से ये हमारे संविधान की ताकत है कि एक प्रधान, एक सरपंच अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है, अपनी बातों को कह सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये ताकत हमें संविधान ने दी है, और संविधान की ये बहुत ही एक समृद्ध ताकत है। जी, जाहिर सी बात है, हमारी संवैधानिक लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो दरअसल पंचायत स्तर तक पे इतनी मजबूत हुई है। इस यात्रा में जब हम चर्चा कर रहे हैं आज संविधान दिवस के मौके पर, उसने आम आदमी को अधिकार भी दिए हैं और कर्तव्यों की प्रेरणा भी दी है। लेकिन सुजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बुधवार को जो कार्यक्रम संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय कक्ष में हुआ, उसमें खास तौर से जो संवैधानिक लोकतांत्रिक संसदीय यात्रा है इसका उल्लेख किया गया। किस प्रकार से देश ने संवैधानिक दृष्टि से जो फैसले किए संसद ने, और उसने देश को अधिकार भी दिए आम आदमी को, और देश की एकता अखंडता को भी मजबूत करने का काम किया है। बात चाहे 3 तलाक की बात की जाए या बात जम्मू कश्मीर की एकीकरण की बात की जाए, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सब देशवासियों के लिए संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। एक हिंदू होने के नाते मैं रामायण गीता में मैं उसको पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा भारतीय होने के नाते संविधान ही मैं मानता हूँ सबसे मेरा पवित्र ग्रंथ, और भारतीयता मेरा सबसे बड़ा परिचय है। संविधान देखिए, जैसे रतन जी ने बताया, इसमें लचीलापन भी है और फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप उनकी जो संविधान सभा में जो थे, डॉक्टर अंबेडकर से लेके बाकी सारे जो सदस्या थी, उनकी दूरदर्शिता देखिए, उनकी ज्ञान देखिए, प्रतिभा देखिए कि 75 साल में आज वही संविधान आज की स्थिति में भी देश के लिए काम आ रहा है। ठीक है, 120 बार हम लोग उसको अमेंड कर चुके हैं, लेकिन वो देश की हित के लिए ही काम आ रहा है। आप 1950 से लेके देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट से लेके अगर आज तक देखेंगे, जब भी देश की भलाई के लिए, देश की हित के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरत होता है तो संविधान में बदलाव लाया जाता है। 370 की बात हुई, ट्रिपल तलाक की बात हुई, या फिर नारी शक्ति वंदना अधिनियम की बात हुई, या फिर जो हमारे 3 कानून थे जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, इंडियन पेनल कोड, 1860, एविडेंस एक्ट, उनको हटा के जो नए 3 कानून बने, जो गुलामी के जो चिन्ह थे उनको हटाने की जो काम किया गया, ये संविधान के तहत ही हुआ है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही हम लोग के लिए गर्व की बात है कि यही संविधान आज देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी साउथ एशिया में, या तो मैं मानूंगा पूरी एशिया में भी, आप कोई भी आप ग्लोबल साउथ में देखिए, भारत ही शायद एकमात्र देश है जो 75 साल से एक कंटिन्यूस डेमोक्रेसी, 2 साल जो 2 साल आपातकाल जो मिसेस इंदिरा गांधी लाई थी उसको छोड़ दीजिए, तो पूरा कंटिन्यूस डेमोक्रेसी बन के रहा है। ये संविधान के तहत ही हुआ है। और आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम लोग हैं। हर 5 साल में हम लोग का जो इलेक्शन होता है बाय एंड लार्ज पीसफुल होता है। हर जगह पे हर स्टेट में पंचायत स्तर से लेकर पार्लियामेंट तक इलेक्शन होता है पीसफुल, सब संविधान के तहत ही होता है। ये मुझे लगता नहीं है कि कोई भी देश दुनिया में इतना बड़ा कार्य कर पा रहा है। हमारे छोटे मोटे देश कुछ करते होंगे, लेकिन हमारे साइज़ के देश ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी इसका श्रेय जाएगा संविधान को। और देश आज एकजुट है, देश आज यूनाइटेड है, और यूनाइटेड होकर विकास और संस्कृति और विकास दोनों को साथ में लेकर चल रहा है। तो ये संविधान के तहत ही हो रहा है। जी, जाहिर सी बात है, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है, और इसीलिए संविधान ने जो आम आदमी को अधिकार दिए, भारतवासियों को अधिकार दिए, वोट देने का भी दिया, मत देने का भी दिया, और अपनी सरकार चुनने का भी अधिकार दिया। देश रतन जी, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि बात हम अगर संविधान की करते हैं, जाहिर तौर पे पहले विषय आता है भारत की एकता का।
और अगर पिछले 10 वर्षों की बात की जाए या पिछले जो हमारी यात्रा संविधान की रही है 76 सालों की, अगर इसकी बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक संवैधानिक फैसला किया गया, उसको आप कैसे देखते हैं राष्ट्रीय एकता अखंडता के संदर्भ में? देखिए, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह नहीं हो पाया था क्योंकि उनको एक अलग स्टेटस दे दिया गया था, जो कि जब 370 हटा वो भारत का अंग बन गया, आत्मा से भी और ज्योग्राफी के हिसाब से भी, भौगोलिक हिसाब से भी। तो वहाँ के लोगों में भी ये देखने को मिला, जो विकास की गति पहुँची, जो देश के प्रति प्रेम वहाँ आम लोगों का देखने को मिला। वहाँ के कुछ ऐसे राजनीतिक दल या पार्टियां या नेता थे जो दिन में तो संविधान की बात करते थे, शाम को वो आतंकवादियों के साथ बैठते थे। तो वो एक चेहरा लोगों को नज़र आया वहाँ पर, और जिस तरह से विकास हुआ, लोगों की परेशानियाँ, प्रधानमंत्री की जो स्कीम्स थी वो ज़मीन पे पहुँची और उसका सबको फ़ायदा हुआ। लोगों को आवास मिल रहे हैं, बॉर्डर सुरक्षित हुआ हमारा, और इस भारत का अखंडता का वो जिसको हम बोलते हैं एक प्राइम उदाहरण है वो हमारे लिए। और इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में देखें, नॉर्थ ईस्ट किसी समय बहुत हिंसक हुआ करता था, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिज़ोरम हो। मणिपुर में कुछ बाहरी शक्तियों ने वहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश करी, सारी चीज़ें वहाँ संभल गई, और भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाना चाहिए। और अगर आप देखते हैं, देखिए संविधान की जो आत्मा है जी, वो है भारत एक अखंड राष्ट्र है और सबको समान अधिकार है। संविधान ही भारत की जनता को सर्वोच्च मानता है और उनके जो एस्पिरेशंस हैं ज़िंदगी में वो उनको मिलने चाहिए। और उसकी गति पिछले 10 साल में जो आपने देखी है, जो अभी जिससे 25-26 करोड़ जो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे वो गरीबी रेखा से ऊपर आए, और इस तरह पे आप गति देखिए, चाहे रेलवे हो, चाहे हाईवेज़ बन रहे हैं, चाहे रोड्स बन रहे हैं, या ग्रामीण सड़कों को देख लीजिए, या पंचायतों में देख लीजिए, जो पैसा सीधे पंचायतों के पास जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लोग विधानसभा का तो इलेक्शन करवा लेते थे, लेकिन जो नीचे के ब्लॉक लेवल के पंचायत के इलेक्शन से वहाँ की पार्टियाँ बॉयकॉट करती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि जो हमारी डेमोक्रेसी है ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। तो ये डेमोक्रेसी है जो कि ग्रास रूट लेवल तक पहुँची, और यही हमारा संविधान भी कहता है। संविधान में संशोधन करके लोकल बॉडीज़, चाहे वो पंचायत हो, चाहे म्यूनसिपैलिटीज़ हो या कॉरपोरेशन हो, सबको पावर्स दिए गए, उनको संवैधानिक वैधता दी गई जी। तो वहाँ तक हमारा जो सफ़र है, जब लोगों के पास ग्रास रूट लेवल पे अगर ताकत मिलती है, उनको अधिकार मिलते हैं और उनको कर्तव्य बोध होता है, भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं समझता हूँ भारत 2047 से पहले बनेगा। जो रफ्तार हमारी चल रही है, जो गति है, उसको अगर देखते हैं और लोगों की निष्ठा देखिए, लोग निकल के आ रहे हैं, भारतीय संस्कृति पे उनको विश्वास हो रहा है। राम मंदिर बना, गुलामी की मानसिकता से जो अंग्रेज़ों ने अपने मैकॉले के सिस्टम से हमारे शिक्षा नीति में डाल दी थी, उसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं। इस गुलामी की मानसिकता से भी एक दिन, पिछले प्रधानमंत्री ने कल ही बोला कि 10 साल में हमें उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, और संविधान आपको वो मौका देता है आज कि आप उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलें, शीघ्र ही बाहर निकलें आप। जी बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर कन्हैया जी, हमारा संविधान जो संदेश देता है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सपना था, संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत में हर नागरिक मानवीय गरिमा के साथ, न्याय के साथ, समानता के साथ अपना जीवन जी सके, जीवन को बना सके, समाज बन सके। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का योगदान जो है मनोज जी बहुत ही अद्भुत रहा है, और वो पूरे जीवन भर समता की लड़ाई लड़ते रहे, समता और बंधुता। वो चाहते थे कि कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव हमारे बीच में ना हो। और निश्चित रूप से जो गरिमा का सवाल है, ये उन्होंने संविधान में बहुत अच्छी तरीके से लेकर के वो आए भी, और उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट भी किया। हम देखते हैं कि जब एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, बहुत अच्छा नाम है, मतलब हंसा मेहता जी का योगदान। जी, हंसा मेहता जी जो थी, वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा पत्र की जो एक कमेटी बनी थी एलिनर रूजवेल्ट के साथ, उसकी वो मेंबर थी। और एलिनर रूजवेल्ट जो थी वो हंसा मेहता पर विश्वास करती थी। वहाँ पर हंसा मेहता का एक योगदान था कि सबको इंसान कम से कम समझा जाए, स्त्री पुरुष अलग करके ना देखा जाए। ये जो भेद था, संजोग से इस पूरे का जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसकी भी मेंबर होती। तो हंसा मेहता का जो योगदान था उस संयुक्त राष्ट्र सार्वभौम घोषणा पत्र में, उनसे सारे
लोग लगभग प्रेरित हुए और निश्चित रूप से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विचार था समतामूलक, वो उससे मैच करता है। तो इसका पूरा अमेंडमेंट जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ों को उन्होंने संविधान में रखा भी, और आज जब पूरा भारत दलितों की और अस्पृश्यों की लड़ाई के लिए पूरे तरीके से मतलब तैयार है, और वो उनको समतामूलक समाज स्थापित करके उनको समरस समाज में अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को, अपने गरिमा को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित भी करना चाहता है। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पंच प्रण की बात की, उन्होंने पिछले संविधान दिवस पर 11 प्रण की बात की। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये समरस समाज की और समावेशी समाज की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निश्चित रूप से सपना आज पूर्ण हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि जो अम्बेडकर की पूरी मानवाधिकार की लड़ाई थी जो अस्पृश्यों के लिए, वो कहीं न कहीं हमारे संविधान के द्वारा आज सुरक्षित हो रही है। जी, सामाजिक समरसता पर केंद्रित एक समाज का निर्माण देश में हो रहा है। लेकिन सुजीत कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस के मौके पर देशवासियों को एक खास संदेश दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से राष्ट्रीय कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, कर्तव्यों का पालन करना सामाजिक और आर्थिक प्रगति का आधार है। कैसे है प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 का, अगर हम उस रास्ते पर चलेंगे तो विकसित राष्ट्र का जो लक्ष्य है उसे हासिल कर लेंगे। आप कैसे देखते हैं संदेश को? देखिए देश चेतन जी, जो हमारा जो कर्तव्य है जी, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान में आर्टिकल 51A है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो वो न्याय कोर्ट्स में उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते। लेकिन देश चेतन जी ने जैसे बताया कि कर्तव्य और अधिकार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर आप अधिकार का बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य बोध का भी होना चाहिए और कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, तभी जाके समाज और देश आगे बढ़ सकता है। हम लोग बहुत सालों तक हम लोग सिर्फ अपने अधिकार का बात करते रहे, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देशवासियों को ये कहा कि ठीक है, आप अधिकार का, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, बिल्कुल आपका अधिकार, आप हमेशा उसके लिए लड़ाई करिए, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी आप निष्ठापूर्वक उसका पालन कीजिए, तभी जाके दोनों पहिए हैं एक ही रथ के, तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे आपने सामाजिक न्याय, समता की बात की, समानता की बात की, देखिए यही संविधान आज भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, आज वो देखिए, आज एक उड़ीसा की एक गांव में जन्मी एक आदिवासी महिला आज देश की सर्वोच्च जगह पे पहुंची है, राष्ट्रपति, देश की पहली नागरिक बनी है। आज एक चाय वाला, उनके बेटे आज देश के प्रधानमंत्री हैं। एक स्कूल में टीचर थे, उनके बेटे आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो भी आदिवासी समाज से आते हैं। तो जो हमारा संविधान का जो मूल उद्देश्य था, सामाजिक न्याय, समता, समानता, जो हमारे संविधान सभा में जो थे डॉक्टर अम्बेडकर और बाकी सारे सदस्यां, उनकी जो सोच थी, आज वो सफल हुआ है। तो यही है हमारे संविधान की ताकत, और यही है हमारे देशवासियों की ताकत और देश की, भारत की ताकत। और अधिकार के लिए मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, अधिकार अपनी जगह है, ठीक है, और कर्तव्य एक नागरिक होने के नाते हमारे कुछ, एक इंसान होने के नाते कुछ कर्तव्य हैं, एक नागरिक होने के नाते जैसे मेरा मैं एक पिता हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मेरा कुछ कर्तव्य है अपने बेटे के प्रति, अपने पिताजी के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वैसे ही समाज और देश के प्रति हमारे सारे कर्तव्य हैं। तो जब हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी जाके हम लोग जो सपना देख रहे हैं हम लोग विकसित भारत का, वही साकार होगा। बहुत बार हम लोग जब विदेश में जाते हैं, मैं तो बहुत साल विदेश में रहा, तो देखता था कि वहाँ पे तो लोग बहुत ही कॉन्शियस होते हैं। वही लोग जब देश में आ जाते हैं तो वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। वहीं पे जैसे कूड़ा फैलाना, वहीं पे ट्रैफिक नियमों का ना मानना, वहीं पे आपके जो पानी की बर्बादी करना, इलेक्ट्रिसिटी बर्बादी करना, वहाँ पे रहते हैं तो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वही लोग देश में आते हैं तो वो नहीं करते हैं। तो ये एक डुप्लिसिटी या हिपोक्रेसी है। तो लेकिन अभी मुझे खुशी हो रहा है बताने के लिए कि देश में एक संदेश पहुंचा है, देशवासियों में एक जागरूकता आई है कि हम लोग अपने देश को महान बनाना है, विकसित बनाना है, हम लोग अपने कर्तव्यों को पालन करेंगे। ये मैं देख रहा हूँ, और खासकर युवा पीढ़ी में मैं देख रहा हूँ। जी, एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अपने कर्तव्यों की, जो संविधान से कर्तव्यों की प्रेरणा मिलती है, उसका भी पालन लोग कर रहे हैं। लेकिन अधिकार की बात
अक्सर होती है, कर्तव्यों की बात भी होनी चाहिए। देश रतन जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्योंकि जब कर्तव्यों की बात हम संविधान की दृष्टि से करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान में है, तो संविधान का जो उल्लेख है उसके मुताबिक हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब बात आती है जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करें, चुनाव आयोग का हम सब सम्मान करें। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं? देखिए, आप नागरिक के स्तर पे देखेंगे तो बहुत अच्छा जवाब मिलेगा, लेकिन अगर आप दलगत राजनीति में देखेंगे कि अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा देते हैं, और कहीं आपकी बात अगर नहीं मानी जाती है, जो कि संसद में ज़रूरी नहीं आपकी सारी बात मानी जाए, संसद तो बहुमत के हिसाब से चलता है, तो वहाँ पर उस हिसाब से वहाँ पे कानून पास होते हैं। आप कानून जब पास हो रहे हैं तो उसमें चर्चा में हिस्सा न लें, वहाँ से आप बाहर चले जाएं, तो ये सब चीज़ें हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता है। आपको अगर उसका सम्मान करना है तो संसद में चर्चा में हिस्सा लीजिए, कानून बन रहे हैं, विधि विधान है जो वो बन रहे हैं, उसमें विपक्ष का भी उसमें सहयोग चाहिए, वो अपने सुझाव रखें, माने जाए ना माने जाए वो तो वहाँ पे जो वोटिंग होगी उसके आधार पे चलेंगे। तो हर जगह गलत नीयत से सवाल उठाना, सवाल ज़रूर उठाइए लेकिन कंस्ट्रक्टिव सकारात्मक सवाल उठाएंगे तो उनका आपको सकारात्मक जवाब भी मिलेगा। तो इस तरह के जो नकारात्मक चीज़ें हैं, जो डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं, उनसे हमें दूर हटना चाहिए। और जो दलितों की बात करते हैं कि हर वक्त दलितों की जो बात करते हैं, देखा जाता है जब दलितों के लिए कानून पास होता है, दलितों के हित में बात होती है तो वहाँ खड़े नज़र नहीं आते। तो ये जो दोहरी राजनीति है इससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए प्रोफेसर कन्हैया जी, मैं कह रहा हूँ कि अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात होनी चाहिए, दोनों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उल्लेख संविधान ने अधिकार की बात भी कही है और कर्तव्य की प्रेरणा भी हर नागरिक को दी है। लेकिन जब कर्तव्यों की बात होती है उसे आप कैसे देखते हैं? कर्तव्य जो होता है बहुत ही मनुष्य के मूल स्वभाव में है, और ये मूल स्वभाव में रहता ज़रूर है, लेकिन अगर हम थोड़ा दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो कर्तव्य बहुत ही अंतःचेतना का विषय है। ये अंदर से भावबोध आना चाहिए। संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको ज़रूरी ये है कि संविधान को लोग अच्छे से पढ़ें, उसके मर्म को समझें, तब कर्तव्यबोध की तरफ लोग आगे बढ़ेंगे, मेरा ये मानना है। जैसे आज मान लीजिए देश के प्रधानमंत्री जी स्वच्छता के लिए वो सबको संदेश देते हैं, तो संदेश दिया उन्होंने, तो अब नागरिकों का दायित्व है कि कर्तव्य को लेकर के वो किस तरीके से सचेत होते हैं और वो भीतर से भाव आते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि हम निश्चित रूप से अधिकार की लड़ाई तो बहुत लोग लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्य की जो चेतना है वो अंदर की बात है, अंतःचेतना है, और वो मनुष्य के भीतर से आएगी। इसलिए हर मनुष्य को ज़रूरत है कि वो अपने को खुद को पढ़े और संविधान को पढ़े, तब ऐसी चीज़ें आएगी। जाहिर सी बात है, इसलिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। एक आखिरी छोटा सा मेरा सवाल आपसे है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, क्योंकि यह मुद्दा भी लगातार चर्चा में रहा है। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या वास्तविक जरूरत है इस समय देश की? मेरे लिए जी बिल्कुल है। देखिए, ये तो संविधान में भी है, आर्टिकल 44 संविधान का, और राष्ट्रपिता गांधी जी भी इसके बारे में हमेशा ये उनके आप वक्तव्य पढ़ेंगे, उनके लेखे पढ़ेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में ही वो रहे हैं। तो ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये संसद का ये दायरे में आता है। संसद, और मुझे उम्मीद है कि इसी जो पार्लियामेंट में ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल आएगी और इसको संसद पारित करेगी, और ये देश हित में है, देश हित में है। देखिए, क्योंकि एक देश में अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून कैसे बन सकते हैं? तो ये तो देश के विभाजन की बात होगी फिर। तो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और देश की विकास के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे अहम है, और मुझे पूरा उम्मीद है और विश्वास है कि यही संसद जो लोकसभा में, पार्लियामेंट में इसको पास किया जाएगा। जी बिल्कुल सुजीत जी, संविधान दिवस हमें जो प्रेरणा देता है वो संकल्प ये देता है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दें। संविधान से जो प्रेरणा मिलती हैं उसका जो कर्तव्य या अधिकार की बात है, उन दोनों का पालन करें। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद
टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।